गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी पिछली वीडियो केवीएल केसीएल पे थी। इसमें मैंने बताया था कि केवीएल क्या होता है और केसीएल क्या होता है, इसे यूज़ कैसे करना है, और मैंने एक तो एग्जांपल्स भी लिया था। और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे तब एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैं केवीएल केसीएल को कैसे यूज़ कर रहा था और कैसे करूँगा। तो फिलहाल अभी के लिए सुपर मैश और सुपर एंड नोड की बात करेंगे। तो एक सुपर नोड क्या होता है, या मैंने पहले सुपर नोड लिया है, हालांकि ऊपर मैंने सुपर मैश और सुपर नोड लिखा है, बट यहाँ सुपर नोड पहले ले रहा हूँ। सुपर नोड मतलब बेसिकली होता है सिंपली जैसे हम नोडल एनालिसिस में एक नोड लेते हैं और उससे निकलने वाले करंट्स या इनकमिंग करंट्स को के सम को जीरो करते हैं। उसी तरह सुपर नोड में क्या होता है कि ये सिंगल नोड नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू नोड्स होता है और टू और मोर नोड्स होता है, ये बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब एक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कोई भी वोल्टेज सोर्स हो और ये दो नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है तो हम सुपर नोड लगाते हैं। अभी कैसे दो नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच अवेलेबल होता है और नॉन रेफरेंस नोड्स हुए क्या होते हैं, तो ये अभी बात करता हूँ। देखो नॉन रेफरेंस, अब यहाँ से मैं फिगर में दिखा सकता हूँ आपको। ये रेफरेंस है, इसे हम ग्राउंड मान के चलते हैं, इसे हम ग्राउंड मान के चलते हैं। एक मिनट है कि ग्राउंड हो सकता है ये, या ये ग्राउंड है, ये पूरा ही वायरिंग वाली ग्राउंड है। यहाँ से इस 2 वोल्ट का ये टर्मिनल, इस ब्रांच का ये टर्मिनल, इस ब्रांच का ये, और 5 वोल्ट का ये सब एकदम बेसिक ये स्ट्रक्चर ना ग्राउंड स्ट्रक्चर है। तो इसमें रेफरेंस बोल रहा हूँ, रेफरेंस मैं ग्राउंड नहीं बोल कर रेफरेंस बोल सकता हूँ। ये 2 वोल्ट क्या है, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का वोल्टेज है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 वोल्ट है। सिमिलरली इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट से इस नोड तक के बीच का वोल्टेज 5 वोल्ट है। ठीक है, इतनी बात है। तो अब ये दो नोड नॉन रेफरेंस हो गए। कैसे नॉन रेफरेंस हो गए भाई, रेफरेंस तो ये लिया मैंने, तो ये रेफरेंस से रजिस्टर बीच में आ गया तब V1 आता है, इस रेफरेंस से रजिस्टर R3 बीच में आ गया तब V2 आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों नोड V1 और V2 जहाँ मैं लिखा हूँ ये नॉन रेफरेंस नोड्स है। तो इन नॉन रेफरेंस नोड के बीच में मैंने एक V वोल्ट का सोर्स लिया है। तो ये यहाँ मेरी जो स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है कि दो नॉन रेफरेंस नोड्स के बीच में एक वोल्टेज अवेलेबल है। अभी तो यहाँ मैंने ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज लिया है V वोल्ट, बट यहाँ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है। और इसके सेकंड मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि वोल्टेज सोर्स शुड बी आइडियल। तो वोल्टेज सोर्स शुड बी आइडियल, ये आइडियल क्यों होना चाहिए, इसकी एक वजह है कि अगर ये आइडियल ना हो कि मैंने इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस डाल दिया, तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस होने से क्या होगा कि इसके अक्रॉस जो करंट ड्रॉप होगा उसका भी इम्पोर्टेंस आ जाएगा। अभी यहाँ करंट ड्रॉप का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि सिंपली मैं V1 माइनस V2 को जो लिखूँगा वो V वोल्ट लिख दूँगा, और मैं कह सकता हूँ कि ये V वोल्ट की वैल्यू V1 माइनस V2 है। बट जैसे ये करंट एक रेजिस्टेंस से इन्वॉल्व हो जाएगा तो मुझे इसका करंट देखना पड़ेगा। मुझे करंट देखना पड़ेगा तो क्या है कि भी यहाँ भी एक क्या बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी इनफैक्ट एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल इंक्रीज होने की वजह से हमें V1 और V2 को फाइंड नहीं कर सकता। इसलिए मैं इंडिपेंडेंट सॉरी इसलिए मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स ही कंसिडर करूँगा। तो इसके अगला मैंने एक स्टेटमेंट और लिखा है कि रेजिस्टेंस और एलिमेंट पैरेलल टू वोल्टेज सोर्सेज अलाउड। ठीक है भाई, वोल्टेज सोर्स है तो इसके पैरेलल में कोई भी एलिमेंट हो उससे हमें अलाउ कर देंगे, बट सीरीज में नहीं करेंगे, क्योंकि सीरीज में ये वोल्टेज सोर्स फिर आइडियल है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। बट पैरेलल में पैरेलल में कोई भी एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है, वोल्टेज सोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो आइडियल का आइडियल ही रहेगा। तो अगला मेरा पॉइंट है जो voltages of supernode are found by using nodal analysis। तो ये हम नोडल एनालिसिस करेंगे।
जैसा कि मैंने बोला था कि सुपर नोड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स होता है, ग्रुप ऑफ नोड्स होता है। तो यहाँ देखो, एक नोड ये है जहाँ मैंने V1 लिखा, एक नोड ये V2। मैं ऐसे एज अ होल एक बिग बिग नोड की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ कि ये एक मैंने मोटा सा स्पॉट बना दिया है, इसे मैं बिग नोड बोल रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, अब दोनों फिगर को कंपेयर करो। यहाँ जो I1 आउट जा रहा है इस V1 से, ऐसे मैंने I1 आउट दिखाया है ऊपर की ओर, जैसे ये मैंने I5 आउट दिखाया, मैं I5 आउट बोल सकता हूँ। इस ब्रांच में I4 आउट बोलता हूँ, इस ब्रांच में I3 आउट बोलता हूँ, जैसे मैंने यहाँ I3 लिया है R3 के क्रॉस, और I2 जो लिया है वो R2 के क्रॉस। तो इसीलिए मैं नीचे की साइड I2 दिखा रहा हूँ। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने वर्चुअली ऐसा रिप्रेजेंट किया है। मैंने मतलब यूजुअली तो ऐसा कहीं देखा नहीं है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि क्योंकि सुपर नोड है तो मैंने एक बिग नोड बना दिया। इसी नोड के अंदर ही आपका V1 और V2 जो है, दोनों नोड्स अवेलेबल हैं। तो जहाँ से ओवरऑल 5 करंट मैंने बाहर को दिखाए। मैंने बोला मैं जब नोडल एनालिसिस करूँगा तो यूजुअली मैं करंट्स को बाहर आता ही दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं वोल्टेज इक्वेशन सेट कर दूंगा। तो I1 जा रहा है, I5 जा रहा है, I4 जा रहा है, I3 जा रहा है, I2 बाहर जा रहा है। तो आगे चलते हैं। तो देखो, मैंने नोडल एनालिसिस को अप्लाई किया है यहाँ पे। तो अप्लाई नोडल एनालिसिस एट सुपर नोड, क्या किया मैंने भाई, चारों पांचों ही करंट्स को मैंने आउटसाइड दिखाया। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0, मतलब ऑल आउटगोइंग करंट्स फ्रॉम एनी नोड देयर सम इज 0। 0 हो गया उनका सम, ठीक है। तो इसको मैंने जो I1 लिखा है, इस I1 को एक्चुअली में क्या लिख सकता हूँ कि V1 माइनस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1। सिंपली ओम्स लॉ है। मैंने क्या बोला, ओम्स लॉ 3 तरह से लगता है। अगर मैं I की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो V बाई R, ये V है सिंपली। V1 माइनस 5 वोल्ट इज ए वोल्टेज सिंपली। तो मैं I1 के लिए इक्वेशन लिखा हूँ V1 माइनस 5 वोल्ट, मतलब जो भी V1 वोल्टेज है उसमें से अगर मैं 5 वोल्ट को घटा के R1 से डिवाइड करूँगा, इस ब्रांच मतलब R1 ब्रांच के अक्रॉस आपको करंट I1 मिल जाएगा। तो आपको ये दिख रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। सिंपली I2 के लिए मैं लिख दूंगा कि V1 माइनस 0 क्यों, क्योंकि यहाँ रेफरेंस वोल्टेज आ गया, डिवाइड बाई R2। ऐसे ही I3 के लिए V2 माइनस 0/R3, फिर I4 के लिए V2 माइनस 2/R4 प्लस फिर I5 के लिए V2 माइनस 5/R5 इक्वल टू 0। तो इन सभी को मैं इन्वॉल्व करूँगा तो V1 और V2 में एक इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला है। ये R1 R2 R3 R4 R5 ये तो कॉन्स्टेंट्स और उनकी वैल्यू गिवन रहेगी आपको सर्किट में। तो सेकंड इक्वेशन जो है, मैं बोला था कि सुपर नोड की सेकंड इक्वेशन सुपर नोड खुद देता है। क्या होती है वो भाई, V1 माइनस V2 को ही आपने V वोल्ट लिखा है। तो ये 2 इक्वेशंस हो गई। पहली इतनी बड़ी इक्वेशन देख रही है, सिंप्लीफाई होकर छोटी इक्वेशन बन जाएगी, इसमें इक्वेशन 1 बोला हूँ। सेकंड इक्वेशन V1 माइनस V2 इक्वल टू V है, ये हो जाएगी। तो हाँ, मैं यहाँ लिखा हूँ कि वी हैव 2 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। V1 एंड V2 कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम हेयर। तो इसी के साथ मैं सुपर नोड को ख़त्म किया। और इसके एग्जाम्पल सिंपली ले सकते हो, ले क्या सकते हो, एक एग्जाम्पल ही मान सकते हो आप। यहाँ रेजिस्टेंस इसकी कुछ वैल्यू लेना और इस वोल्टेज की कुछ वैल्यू लेना आप, और इसे आप एनालाइज कर सकते हैं किस तरह से V1 और V2 कितने आ रहे हैं, ये फाइंड कर सकते हैं आप यहाँ से। तो नेक्स्ट में अब सुपर मैश पे चलता हूँ। सुपर मैश क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो, सुपर मैश के केस में लिखा हूँ भाई कि जब कोई डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, वहाँ वोल्टेज सोर्स था बट यहाँ करंट सोर्स है, वो आपके 2 लूप्स के बीच में अवेलेबल है। मतलब देखिएगा, ये यहाँ पे करंट सोर्स है। अब आप सोच सकते हैं आर इसके सीरीज में अवेलेबल है, लेकिन आर करंट सोर्स के सीरीज में अवेलेबल होने से उसकी आइडियलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो करंट सोर्स आइडियल का आइडियल ही है, जबकि सेकंड पॉइंट मैंने मेंशन किया करंट सोर्स शुड बी आइडियल। क्योंकि अगर मैंने पैरेलल में कोई एलिमेंट ले लिया तो वहाँ करंट डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही करंट डिवाइड होगा तो मैं एग्जैक्टली करंट I1 एंड I2 की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाऊंगा। एक इक्वेशन एक्स्ट्रा हो जाएगी, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो जाएगा जिसमें इवेल्यूट नहीं कर पाऊंगा।
तो करंट सोर्स शुड बी आइडियल, और ये आइडियल ही है क्योंकि जो आर लगा है ये सीरीज में लगा है और करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंस और एलिमेंट सीरीज टू दी करंट सोर्सेज अलाउड, ये मैं लिख चुका हूँ कि मैंने आर को अलाउ किया है। इसलिए पिछले एग्जाम्पल में पैरेलल में वोल्टेज सोर्स कुछ नहीं डाला था, बट यहाँ मैं सीरीज में रेजिस्टेंस डाल दिया हूँ। तो करंट्स ऑफ सुपर मैश आर फाइंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस या केवीएल इन लूप एक ही बात होती है। तो इससे हम फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप, यहाँ मैंने 4 जो एलिमेंट लिए हैं, सर्किट लिया है। इस पर्टिकुलर सर्किट में ये जो आइडियल सोर्स आ रहा है, ये यहाँ में रेफरेंस नोड है, नॉन रेफरेंस नोड की बात नहीं कर रहा। सिंपली किन्हीं 2 लूप्स के बीच में अगर आइडियल करंट सोर्स आ गया तो वहाँ पे सुपर मैश लग जाएगा, बस इतना है। तो सिंपली इग्नोर द करंट सोर्स एंड अप्लाई मैश एनालिसिस। मैंने करंट सोर्स को मतलब ये देखो, ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ये इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने करंट सोर्स को अभी के लिए इग्नोर करके एक पूरे लूप में एक लूप लगा दिया। अब देखो ये R1 R2 इन सभी एलिमेंट्स में क्या हुआ, यहाँ जो करंट सोर्स है मैंने उसे अभी एलिमिनेट कर दिया, हटाया नहीं सर्किट से, मैंने अपने एनालिसिस के लिए उसे एलिमिनेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जो अब केवीएल लगाने जा रहा हूँ, एंटायर केवीएल इस लूप का, वो देखो यहाँ ब्लैक पॉइंट से स्टार्ट हुआ मैं, और ये डॉट 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 करते हुए R5 से होता हुआ R2 से होता हुआ फिर इसी पॉइंट पे आ गया। तो कह सकते हैं लूप केवीएल है, जिसमें I1 और I2 दो इंडिपेंडेंट करंट्स हैं, बट एज अ होल मैं एक ही केवीएल यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए जो इक्वेशन बन के आ रही है, I1 R3 प्लस I2 R4 प्लस I2 R5 प्लस I1 R2 इक्वल टू 0। तो ये पूरे लूप में हमें दिख रहा है, और मैं बता चुका हूँ केवीएल कैसे लगाते हैं। तो ये इक्वेशन 1 बनती है जो कि I1 और I2 के फॉर्म में बनेगी। और जैसा कि मैंने सुपर नोड में बोला था कि जो V1 V2 जिस तरह से वहाँ पे सुपर नोड के द्वारा आ रहे थे, एक इक्वेशन उनकी आ रही थी, इस तरह से यहाँ पर भी एक इक्वेशन जो I1 और I2 के फॉर्म में आएगी, वो सुपर जो मैश का जो करंट सोर्स है उससे ही आ जाएगी। जैसे ये देखिए आप कि I2 माइनस I1 इक्वल टू आई। भाई ये देखो, इस I की जो डायरेक्शन है वो अप है, और I2 भी आपका अप जा रहा है। इस I2 को देखिए आप कि अगर मैं इस करंट सोर्स के थ्रू इस I2 का डायरेक्शन देखूं, तो ये देखो ये I2 यहाँ से आया, ये देखो रुको रुको रुको, ये I2 यहाँ से आया और यहाँ से जाता हुआ ये ऐसा गया और ये ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे ही ये इधर से ये I1 आ रहा था और ये इधर से आया और नीचे की साइड चला गया। ये देखिए ये नीचे की साइड चला गया। तो अगर मैं इस करंट सोर्स के क्रॉस देखूंगा कि भाई I2 ऊपर जा रहा है और I1 नीचे जा रहा है, ये I1 देखिए नीचे जा रहा है, तो I2 माइनस I1 ही I होता है। ये ही सेकंड इक्वेशन बन रही है। देखिए I2 माइनस I1 इक्वल टू I, सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह से मेरे पास 2 इक्वेशंस आ रही हैं। वी हैव 2 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2, सो वी कैन इवेल्युएट I1 एंड I2 फ्रॉम हियर। सो इस तरह से मैंने आपको सुपर मैश और सुपर नोड का एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है। इसे अप्लाई कर सकते हैं आप। इन्हीं R1 R2 जो मैंने माना है, इसकी जगह आप कोई एलिमेंट्स की वैल्यू ले सकते हैं, इस करंट सोर्स की वैल्यू ले सकते हैं, इस रेजिस्टेंस की कोई भी मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसकी कोई नीड भी नहीं है। आप ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, और आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, किस तरह से I1 I2 फाइंड कर रहा हूँ, और किस तरह से मैंने सुपर नोड में V1 V2 फाइंड किया था। तो थैंक्स फ्रेंड्स। अगर किसी भी मतलब एग्जाम्पल को मुझे वैल्यू के साथ लेने की नीड होगी तो मैं फ्यूचर में लूँगा, और जो क्वेश्चंस आए हैं उसके थ्रू आपको ही बताऊँगा अभी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, और अच्छे से आप अप्लाई करिए, क्वेश्चंस बनाइए। जो मैं पिछले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुका हूँ उनको अप्लाई करके देखिए। गेट के क्वेश्चंस को मैं अप्लाई करके देखिए, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही, गेट के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो उन्हीं के साथ में सभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हुआ आया हूँ उनको अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स।